छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम स्थल है। तो देखिएगा, इंद्रावती नदी जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग या फिर हम कह सकते हैं दंडकारण्य का पठार, तो उस क्षेत्र में इंद्रावती नदी का प्रवाह है। और इंद्रावती नदी जो है ये अपना जो क्या कहते हैं जो गोदावरी अपवाह तंत्र उसके अंतर्गत आती है इंद्रावती नदी। मतलब कि इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो दोनों का संगम स्थल आपको बताना है। तो इन दोनों नदियों का संगम होता है भद्रकाली नामक स्थान पर। देखो, इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है उड़ीसा राज्य के कालाहांडी नामक स्थान से, मुंगेर पर्वत से। इसके बाद ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है, फिर ये बस्तर संभाग में प्रवेश करती है, बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, फिर दंतेवाड़ा जिले में, उसके बाद ये जो है ना बीजापुर जिले में प्रवेश करती है, फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के आसपास स्थित है। उसके बाद फिर ये गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। तो इंद्रावती नदी से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस नदी के तट पर जगदलपुर नगर बसा हुआ है जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है। बारसूर भी इसी नदी के तट पर है, और जो भोपालपट्टनम है वो भी लगभग इंद्रावती नदी के तट पर ही है। मतलब थोड़ी दूरी पर है। बारसूर और जो भोपालपट्टनम है वो नदी तट पर नहीं है, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि वो इंद्रावती नदी के आसपास ही है। लेकिन जो जगदलपुर है वो इंद्रावती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो भद्रकाली ध्यान रखना। कोंटा ये जो है ना सुकमा जिले का एक तहसील है, और कोंटा नगर के किनारे से सबरी नदी प्रवाहित होती है। तीमेड़ जो है ना भोपालपट्टनम के पास एक गांव है, और इस तीमेड़ पर इंद्रावती नदी में एक पुल बना हुआ है। काफी फेमस पुल है वो, क्योंकि वहां पर जो है ना इंद्रावती नदी काफी चौड़ी हो जाती है, तो पुल भी काफी लंबी है। तो तीमेड़ पुल ध्यान रखेंगे इंद्रावती नदी पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आमट किस क्षेत्र का लोकप्रिय व्यंजन है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं ना व्यंजन से संबंधित। तो ये जो है बस्तर क्षेत्र का एक व्यंजन है जो कि चावल के मतलब चावल को पीस करके उससे तैयार किया जाता है। इसमें खटाई डाली जाती है, खटाई के लिए इमली का इसमें प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के सब्जियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये खट्टा होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कढ़ी होता है ना, कढ़ी उसमें क्या किया जाता है, उसमें दही डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर इमली का प्रयोग होता है। तो ये बस्तर क्षेत्र में अगर आपसे जाति पूछा जाता है तो वैसे तो भाई लगभग सभी के यहाँ ये प्रचलित है, लेकिन आप गोंड मुड़िया को ध्यान में रखेंगे। ये दोनों अगर कभी ऐसा ऑप्शन में दे तो। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कौन सा जनजातीय पर्व फसल कटाई के पश्चात मनाया जाता है। तो फसल काटने के बाद कौन सा जनजातीय पर्व मनाया जाता है। तो देखिएगा, बीज पंडुम। भाई ये तो फसल बोने के पहले का पर्व है बीज पंडुम। नवाखानी बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है जब फसल पकना शुरू हो जाता है, उसके बाद इस पर्व को मनाया जाता है। फसल कटा नहीं होता, मतलब फसल जो है खेत में ही होता है, कटा नहीं हुआ होता है, बीच में बनाया जाता है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा आमाखाई। आमाखाई भाई ये काफी पहले मनाया जाता है, फसल उस समय बोया भी नहीं गया हुआ होता है। दियारी ये जो है बस्तर क्षेत्र में जनजातियों द्वारा फसल कटाई के पश्चात मनाया जाता है। पूरा काम जब निपट जाता है उसके बाद इस पर्व को मनाया जाता है। ये जो है ना दियारी, एक तरह से दीपावली का रूप इसको हम मान सकते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा होता है ना, उसी का ही बस्तर में एक रूप इसको हम मान सकते हैं। गोवर्धन पूजा में क्या होता है, गौ माता की पूजा की जाती है, गौवंश की पूजा की जाती है। तो ठीक वैसे ही दियारी पर्व में बस्तर क्षेत्र में जो गौवंश होते हैं, गाय बैल, उन सबको जो है पूजा की जाती है, उनको खिचड़ी वगैरह खिलाया जाता है। तो ये फसल कटाई के पश्चात मनाया जाने वाला पर्व है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में जैसे कि नवाखानी, ये भी बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, दियारी भी बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। जो गांव के जो प्रमुख जो पुजारी वगैरह होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस दिन यह पर्व मनाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हरेली की, जो कि सावन अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस हरेली को बस्तर क्षेत्र में अमुस के नाम से मनाया जाता है। अमुस,
बस्तर क्षेत्र में अमुस। तो ये जो अमुस है ना, ये किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है, ये सावन भादो माह में मनाया जाता है। अलग अलग गांव में अलग अलग दिन में मनाया जाता है। जो गांव के मुख्य पुजारी वगैरह होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि कब मनाया जाएगा। तो ठीक वैसे ही नवाखानी और दियारी के साथ भी होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अगर कभी पूछा जाता है कि बस्तर में दियारी अमुस नवाखानी कब मनाया जाता है, आपको कोई डेट दिया रहे, तो उसमें आप बताना कि किसी भी मतलब तिथि जो है निश्चित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है? भाद्रपद, इसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? भादो। उसके बाद बोल रहा है कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब होता है जो हिंदी महीने में दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इन दोनों पक्षों का जो पहला दिन होता है, जो प्रथम दिवस होता है ना, प्रथमा, उसको प्रतिपदा बोला जाता है। तो भाद्रपद मास का जो पहला तिथि होगा, पहला दिन होगा, उस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के? तो उस दिन मनाया जाता है भोजली। भोजली विसर्जन का पर्व। यह रक्षाबंधन का दूसरा दिन होता है। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो भोजली विसर्जन का पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन, या फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा या शुक्ल पक्ष प्रथमा को भोजली पर्व मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अरवा तीज, बहुरा चौथ और ये अमुस, अमुस का तो मैंने बता दिया, इन दोनों का बताइए कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस महीने को कुंवार भी कहा जाता है? तो देखिएगा आप लोग ना, जितने भी हिंदी के महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सबको ना अच्छे से याद करिएगा 12 महीने, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो हिंदी के महीने जैसे कि चैत हो गया, चैत्र, उसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोल दिया जाएगा? चैत बोलेगा, चैत बोला जाएगा या फिर चैत बोला जाएगा। वैशाख को जो है बैसाख बोलेंगे, जेठ जो ज्येष्ठ है उसको जेठ बोलेंगे। उसके बाद आषाढ़, जो सावन है उसका जो मूल है ना वो श्रावण है, श्रावण, उसको हमारे यहाँ सावन बोलेंगे। भाद्रपद को भादो बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है? कुंवार, कुंवार आता है भाद्रपद के बाद। तो जो कुंवार है ये होता है आश्विन, आश्विन मास को कुंवार बोला जाता है। उसके बाद आएगा कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, उसके बाद आएगा पौष आएगा, फिर आएगा माघ, फाल्गुन, ऐसे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कुंवार जो है आश्विन मास को कहा जाता है, जिस महीने में दशहरा मनाया जाता है ना। कार्तिक को कार्तिक ही बोलेंगे। मार्गशीर्ष को बोला जाता है अघन, अघन या फिर अगहन। ये दिवाली के बाद वाला जो महीना होता है ना, दिसंबर जनवरी आप मान सकते हो इसको, दिसंबर, नवंबर दिसंबर, अगहन या अगहन, ये मार्गशीर्ष को। पौष को पूष बोला जाता है, पूष। कार्तिक को कार्तिक ही। तो कुंवार को मतलब आश्विन मास को कुंवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौरी गौरा विवाह उत्सव कब मनाया जाता है? गौरी गौरा, गौरी का मतलब होता है पार्वती, गौरा का मतलब शिव। तो पार्वती और शिव जी का विवाह उत्सव कब मनाया जाता है? दीपावली के आसपास ये मनाया जाता है, दीपावली के बाद है जहां तक। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछे गए हैं, 2 या 3 बार पूछे गए हैं। जो वाद्य यंत्र हैं वो किस प्रकार के हैं? तो जो वाद्य यंत्र हैं वो प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं: घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र। तो जो घन वाद्य यंत्र होते हैं ना, जो आपस में टकरा करके जो बजाया जाता है, जैसे कि घंटा टाइप का होता है या फिर वो मंजीरा वगैरह होता है ना, जिसको आपस में टकराते हैं, जैसे हम ताली बजाते हैं तो 2 चीज को टकराते हैं, दोनों हथेलियों को, तब आवाज निकलता है। तो वैसे ही जब 2 वाद्य यंत्रों को टकराया जाता है तो उसको घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें हवा का प्रयोग किया जाए, मतलब कि फूंक करके बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो सुशीर कहलाता है। जैसे कि सहनाई हो गया, मोहरी हो गया, ये सब जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। तो भाई बांसुरी भी सुशीर वाद्य यंत्र ही होगा, क्योंकि उसको भी फूंका जाता है। उस पर जो तत् है, तत् वाद्य यंत्र किस तरह का होता है? जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं ना, जैसे कि वायलिन हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया, ये सब क्या है? तत्, तार वाले वाद्य यंत्र। उसके बाद जो वितत है, जैसे कि जो ढोल वगैरह हो गए, ढोल, ढोलक, मादर, जो अंदर से खोखले होते हैं और जो खुला वाला भाग होता है उसको चमड़े से ढका गया होता है, तो वो उस प्रकार के वाद्य यंत्र वितत कहलाते हैं, जैसे ढोल, मादर, नगाड़ा, ये सब। अच्छा,
मैंने ना इस टॉपिक पर डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक उस वीडियो के लिंक को मैं जो है इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिग्विजय स्टेडियम किस जिले में है? तो भाई दिग्विजय स्टेडियम ये है राजनांदगांव जिले में। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सबा अंजुम को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? भाई सबा अंजुम, हॉकी से इनका संबंध रहा है ना सबा अंजुम का, तो इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में इनको जो है ये मिला अपना पद्मश्री। उस पर अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको वर्ष 2013 में। पद्म भूषण, ध्यानचंद पुरस्कार इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आपका आंसर बनेगा 1 और 2। अभी जो है ना सबा अंजुम, इनको मेरे ख्याल से डीएसपी का पोस्ट इनको दिया गया है, तो डीएसपी हैं अभी ये। तो 1 और 2 आपका आंसर होगा। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। 1 और 2 अगला क्वेश्चन है, कालेश्वर नाथ का शिव मंदिर किस स्थान पर है? कालेश्वर नाथ का शिव मंदिर, तो ऑप्शन में दिया है पामगढ़, पीथमपुर, खरौद, शिवरी नारायण। ये सब जो है कहां पर है? जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में है। तो ये जो है ना कालेश्वर नाथ का शिव मंदिर, ये है पीथमपुर में, जो कि हसदो नदी के तट पर स्थित है। मेरे ख्याल से एक बार पूछा गया है कि पीथमपुर किस नदी के तट पर है, तो ये हसदो नदी के तट पर है पीथमपुर, और यहाँ पर कालेश्वर नाथ का शिव मंदिर स्थित है, जो कि आसपास काफी फेमस है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।